गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताऊंगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति पॉलिसी 2020 आरंभ की है। इस नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया जाएगा। इसमें पहले जो 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था उसे अब बदलकर 5+3+3+4 का सिस्टम फॉलो किया जाएगा। इस शिक्षा नीति को 7 अगस्त 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुख्य तथ्यों की चर्चा की, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। नई शिक्षा नीति भारत के छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाएगी और इसी के साथ यह नई शिक्षा नीति उन्हें अपनी सभ्यता से भी जोड़े रखेगी। इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों को अपने पैशन को फॉलो करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने हॉर्डे मेंटालिटी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी ने छात्रों को अपनी इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग के बारे में बताया। छात्रों को क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हम ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं कि एक इंसान को एक प्रोफेशन अपनी पूरी जिंदगी फॉलो नहीं करेगा, तो यह नई शिक्षा नीति इस बात को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गई है। प्रधानमंत्री जी ने अब तक एजुकेशन पॉलिसी के व्हाट यू थिंक पर फोकस कर दी थी, लेकिन यह शिक्षा नीति अब हाउ टू थिंक पर फोकस करेगी। इससे पहले देश में 1968 में शिक्षा नीति बनी, फिर 1986 में बनी, 1992 में कुछ बदलाव हुआ, परंतु जो नई शिक्षा नीति 2020 आई, यह विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया के बाद अपनाई गई। देश का शायद ही कोई ऐसा गांव या पंचायत छूटा हो जहां पर कि इस से संबंधित राय मशवरा न लिया गया हो। यह परामर्श प्रक्रिया 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक लगातार चली। इस नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। इस शिक्षा नीति के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे शिक्षा की गहरी जड़ें पैदा करना। यह न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में, साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रस्तावों को विकसित करना है, जो मानवाधिकारों, अस्थायी विकास और जीवन यापन और वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। दूसरा उद्देश्य है ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रस्तावों को विकसित करना। इसके लिए उच्च शिक्षा के साथ साथ पहुंच, इक्विटी और समावेशन के लिए एकल नियामक द्वारा हल्का लेकिन तंग विनियमन करना है। नई शिक्षा नीति का कहना है कि 2000 सभी उच्च शिक्षा संस्थान का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ी बहुविषयक संस्था होगी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात
बढ़ाना होगा, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा और सभी बहुविषयक बनने की ओर बढ़ेंगे। संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को धीरे धीरे 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा। देश में HEI के वर्तमान जटिल नामकरण, जैसे कि विश्वविद्यालय माना जाता था, संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा बदला जाएगा। एक विश्वविद्यालय का मतलब एक बहुविषयक संस्थान होगा जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेंगे। इस शिक्षा नीति 2020 से क्या फायदा होगा, इसे हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। यह शिक्षा नीति IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थान और अधिक कला और मानविकी के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला और मानविकी के छात्र अधिक विज्ञान सीखने का लक्ष्य रखेंगे। भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या आदि विभागों को सभी HEI में स्थापित और मजबूत किया जाएगा। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी, जिसमें कई विकल्प होंगे। उदाहरण के लिए व्यावसायिक या व्यावसायिक क्षेत्रों में 2 साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री सहित एक अनुशासन या क्षेत्र में 1 साल पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जिसे कि शोधप्रक प्रोग्राम कहा जाएगा, वह एक पसंदीदा विकल्प होगा। एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अर्थात ABC स्थापित किया जाएगा, जो अर्जित किए गए एकेडमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा। यदि छात्र एक कठोर अनुसंधान परियोजना को पूरा करता है तो 4 वर्षीय कार्यक्रम भी अनुसंधान के साथ हो सकता है। IIT, IIM आदि के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय, जिन्हें MERUs अर्थात बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय कहा जाएगा, ये स्थापित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा संस्थान निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की दिशा में उच्च स्तर की परीक्षाओं से दूर हो जाएंगे। भारत को सस्ती लागत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह एक बहुत ही विशेष बात है, जिसके लिए हम देशवासियों को भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करना होगा, क्योंकि अब पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र छात्राओं को विदेशों जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो विदेशी विश्वविद्यालय के ब्रांचेज रहेंगे, वहाँ पर वे अपना नामांकन करा सकते हैं। प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव और भावात्मक समायोजन से निपटने के लिए परामर्श प्रणाली होगी। SC, ST, OBC और अन्य ऐसी
डीजी से संबंधित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम होगा। 2013 में शुरू की गई मौजूदा डिग्री प्रणाली रहेगी, लेकिन अन्य सभी स्नातक कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होंगे, जिनमें 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम शामिल है। लोक विद्या अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे कि शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठन करेगा, जिसे कि NOIVE कहा जाएगा। नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF भी स्थापित किए जाएंगे। इस नीति में भारत के लिए एक उच्च शिक्षा आयोग अर्थात HECI का भी निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इस HECI के अंतर्गत 4 प्रकार के उद्देश्यों को अनुमोदन किया जा रहा है, जिसमें पहला है कि HECI एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षक नियामक परिषद, जिसे NHERC कहा जाएगा, यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सामान्य एकल बिंदु नियामक अर्थात रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में काम करेगा, जबकि यह चिकित्सा और कानून शिक्षा को बाहर रखेगा। HECI का दूसरा मोटो है एक मेटा मान्यता प्राप्त निकाय, जिसे कि राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद अर्थात NAC कहा जाएगा। तीसरा वर्टिकल हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जिसे HEGC कहा जाएगा। इसका उद्देश्य कॉलेज और वर्सिटीज की फंडिंग और फाइनेंसिंग करना है। HECI का चौथा वर्टिकल जर्नल एजुकेशन काउंसिल GEC होगा, जो उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को फ्रेम करेगा, जिसे एट्रीब्यूट्स स्नातक गुण भी कहा जाएगा। वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC करता है और अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान AICTE और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCTE जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। विनियमन NHERC, प्रत्यायन NAC, निधिकरण HEGC और शैक्षणिक मानक सेटिंग GEC और ओवररचिंग ऑटोनोमस छाता बॉडी अर्थात HECI के लिए सभी स्वतंत्र वर्टिकल का कामकाज स्वयं पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण पर आधारित होगा और अपने काम में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मानव इंटरफेस को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। व्यावसायिक परिषद जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, पशु चिकित्सक परिषद VCI, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCTE, वास्तुकला परिषद COA, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक और प्रशिक्षण परिषद NCVET आदि पेशेवर मानक सेटिंग निकाय PSSBs के रूप में कार्य करेगा। कार्यों के पृथक्करण का मतलब होगा कि HECI के भीतर प्रत्येक ऊर्ध्वाधर एक नई एकल भूमिका पर ले जाएगा, जो नियामक नियोजन प्रासंगिक, सार्थक और महत्वपूर्ण होंगे। इस नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं उसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो पहले 10+2 के माध्यम से था, अब वह हो गया है 5+3+3+4 के आधार पर। इसमें
अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया और फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू की गई। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग शुरू की गई। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ मेन करिकुलम में शामिल किया गया और वोकेशनल कक्षा पर जोर दी गई। रिपोर्ट कार्ड में भी लाइफ स्किल्स जोड़ा गया और हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर दी गई। इस 5+3+3+4 सिस्टम को हम इस चार्ट के माध्यम के द्वारा समझ सकते हैं। इस चार्ट में पहला जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें कि 5 साल का शिक्षा प्रदान किए जाने की बात की गई है। इसमें बच्चे को 3 साल के उम्र पर ही नामांकन कराया जाएगा और अगला 3 साल मतलब कि जब वो 6 साल तक का हो जाएगा तब तक उसे केवल खेलने की प्रक्रिया के द्वारा सिखाया जाएगा। फिर अगला 2 साल अर्थात जब वो कक्षा 1 और 2 में जाएगा तब इसमें उसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सिखाई जाएगी। इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी, अर्थात यहाँ बच्चों को पहले स्कूल के प्रति आकर्षित किया जाएगा। दूसरा जो प्रिपरेटरी स्टेज है, इसमें एक्टिविटी, स्टडी और लैंग्वेज चुनना, जो कि यहाँ पर मदर लैंग्वेज या जो रीजनल लैंग्वेज है वो, या फिर ऑप्शनल के तौर पर एक राष्ट्रीय भाषा भी सिखाई जाएगी। इसमें बच्चे को 3 साल अर्थात कक्षा 3, 4, 5 तक की शिक्षा दी जाएगी। जो मिडिल स्टेज है उसमें कक्षा 6, 7, 8 तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें उसे कंप्यूटर कोडिंग, डिकोडिंग, वोकेशनल के साथ टेक्निकल अर्थात सिलाई, माली, बढ़ईगिरी इत्यादि का भी कार्य, या इसके अतिरिक्त उस बच्चे में जिस चीज़ की भी रुचि है, जैसे यदि उसे हलवाई बनना है, खाना बनाने के लिए सीखना है, या फिर अन्य कुछ टेक्निकल कोर्सेज करना है तो वो कर सकता है। इसमें गणित, विज्ञान और कला के अलावा भी अन्य चीज़ों पर वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरा लास्ट जो है सेकेंडरी स्टेज, इसमें 4 सालों की रखा गया है, जिसमें कि कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रीम नहीं चुना जाना है और इसमें सेमेस्टर वाइज परीक्षा पद्धति भी रखा गया है। इसे मल्टीपल सब्जेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग भी शामिल किया गया और एक विदेशी लैंग्वेज मतलब राष्ट्रीय भाषा के साथ में वह कोई भी एक विदेशी भाषा की पढ़ाई कर सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत भी बच्चे को सोचने विचारने की क्षमता विकसित करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि माना कि पहले हम लोग पढ़ते थे कि हरित क्रांति के क्या लाभ या दोष हैं, परंतु अब यह पढ़ाई होगी कि हरित क्रांति यदि नहीं होती तो क्या होता। इस तरह के उनके सामाजिक सोच विचार को विकसित करना है। स्कूल के बाद जो वयस्क शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें स्कूल के घंटे और पुस्तकालय के बाद जो सामुदायिक परिसर हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है। स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडीज़ को फोकस भी किया जाएगा और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो उच्च शिक्षा पद्धति में जो बदलाव किया गया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। 5 साल का कोर्स वालों को एमफिल में छूट होगी। कॉलेजों में एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा और हायर एजुकेशन के लिए
एक ही रेगुलेटिंग बॉडी होगी। लीगल और मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं होगी। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना होगी। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा और दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू की जाएगी। इस उच्च शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं उसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि बच्चा स्नातक करना चाहता है तो पहले यह 3 साल का था, जिसे कि अभी वर्तमान में 4 साल का किया गया। और यदि कोई छात्र छात्रा 1 साल पढ़ के छोड़ रहे हैं तो उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की डिग्री दी जाएगी। और यदि कोई छात्र छात्राएं 2 साल पढ़ाई करके छोड़ रहे हैं तो उसे ग्रेजुएशन डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। इसी प्रकार यदि छात्र छात्राएं 3 साल तक पढ़ाई कर ले रहे हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन डिग्री की डिग्री दी जाएगी। और इसमें जैसे कि यदि कोई छात्र किसी राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय परीक्षा में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो 3 साल की डिग्री के बाद वो एलिजिबल हैं कि वो एग्जाम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो चौथे साल का जो ग्रेजुएशन होगा वो शोध परक होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि छात्र छात्राओं में स्नातक स्तर से ही कुछ वैचारिक शोध परक तकनीकी ज्ञान आने लगेंगे। इसके बाद स्नातकोत्तर के लिए 2 साल रखा गया, जिसमें कि यदि कोई छात्र 4 साल स्नातक करने के बाद आ रहा है तो उसे स्नातकोत्तर 1 साल ही करना होगा। परंतु यदि वो स्नातक 3 साल करके आ रहा है तो उसे स्नातकोत्तर 2 साल पूरा करना होगा। इस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अब किसी प्रकार का स्ट्रीम चुनने की सुविधा नहीं होगी, अर्थात वह अपने मन के मुताबिक किसी भी विज्ञान विषय के साथ कला विषय या वाणिज्यिक विषय या अन्य कोई भी विषय की पढ़ाई कर सकता है। इस उच्च शिक्षा में एमफिल समाप्त कर दी गई और पीएचडी 4 वर्षों का किया गया। इस नई शिक्षा नीति के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें कि अभी तक शिक्षा जीडीपी का 6% शामिल किया गया। कौशल विकास पर जोर दिया गया। पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया। ज्ञान आधारित महाशक्ति यूज होगा। गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जाएगी। नवाचार अर्थात इनोवेशन का कार्य किया जाएगा। प्रौद्योगिकी युक्त भारतीय केंद्रीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें बैग का बोझ कम होगा और शिक्षा का माध्यम स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होगा। सामग्री, विचार, अनुप्रयोग, समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। सभी चरणों में प्रायोगिक परीक्षा होगी। पोषण और स्वास्थ्य कार्ड बनेगा और स्कूल के छात्रों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच होगी। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक साक्षरता और न्यूमरेसी पर एक राष्ट्रीय मिशन प्राथमिकता स्थापित किए जाएंगे। बचपन की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम जिसे कि ईसी की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी और महिला और बाल विकास डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एचएफडब्ल्यू और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में विभिन्न प्रकार के शिक्षा ऐप, टीवी चैनल आदि के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका की स्थापना की जाने का प्रावधान है। कक्षा 6 और उसके बाद के छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के एक भाग के रूप में स्कूलों में कोडिंग सिखाई जाएगी। यह परीक्षा 2 भागों में आयोजित की जाएगी। पहला उद्देश्य आधारित परीक्षा होगी और दूसरा वर्णनात्मक आधारित परीक्षा होगी। और बोर्ड परीक्षा के लिए एक परिवर्तनीय मॉडल, वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्रों को के लिए 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कोड बनाए जाएंगे और इसका लक्ष्य रखा गया है 50% सकल नामांकन अनुपात। इनके अतिरिक्त राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण भी स्थापित किए जाने का प्रावधान है।
इस नई शिक्षा नीति में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इसका विजन केवल प्राइमरी लेवल पर भी ज़्यादा फोकस करता है और हम जानते हैं कि आंगनवाड़ियों की स्थिति काफ़ी खराब है। साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स या तो सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, जिससे कि क्वालिटी और इंटेंशन वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने होंगे। नई शिक्षा नीति क्लोज एंडेड करिकुलम से ओपन एंडेड करिकुलम की ओर जा रही है। 2020 तक क्लासरूम में स्किल आधारित लर्निंग लागू करने की बात की गई है, लेकिन इसके लिए पहले देश भर में मैसिव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लाना होगा, ताकि उनके माइंडसेट और स्किल सेट का ट्यून किया जा सके। अभी जो माइंडसेट है वो यही है कि हमने जैसा पढ़ा है वैसा ही हम पढ़ाएंगे। इस विचारधारा को हटाना होगा और हमें नई भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाना होगा। धन्यवाद।